नमस्कार। बधाई साथियों, आपने लोकतंत्र बचा लिया, संविधान बचा लिया। और बधाई इसलिए भी कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नेहरू की बराबरी करेंगे। जैसे 3 बार अटल बिहारी ने भी शपथ ली थी प्रधानमंत्री की। पर जैसा कि कल भी मैंने कहा था आपको, आज फिर दोहराता हूँ कि ये सरकार चाहे कोई भी बनाए, अस्थिर सरकार रहेगी, कभी भी गिर सकती है। और ये तो बिल्कुल निश्चित है कि 5 साल ये सरकार काम नहीं कर पाएगी। कौन आएगा, कौन जाएगा, क्या बनेगा, ये मेरे को नहीं पता। पर कल जो एनडीए की बैठक हुई और जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हुए, जिनके बारे में बहुत अफवाह उड़ रही थी कि ये ताला बदल सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम एनडीए के साथ ही रहेंगे, और वो एनडीए के साथ हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने एक बात और कही, प्रेस के साथ बात करते हुए कही कि आज मैं एनडीए में हूँ, अभी एनडीए की मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ, कल क्या होगा जो आपको कल पता लगेगा। ये बहुत अनिश्चित करता है सरकार को भी और अपने आप को भी। तो ऐसे में ये मान लेना कि ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी, मुझे नहीं लगता। हालांकि नरेंद्र मोदी बहुत एक्सपीरियंस आदमी है। 15 साल उन्होंने स्टेट में मुख्यमंत्री रहे, 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे, और उन्होंने एक ऑथोरिटेरियन सरकार चलाई, अपने मनमर्जी की सरकार चलाई। किसी का इसमें न तो किसी की बात सुनी उन्होंने, और न किसी की बात मानी। जो उनकी मर्जी में आया वो किया, और किसी को पहले बताया भी नहीं। जैसे नोटबंदी की किसी को नहीं बताया, उसके जितने बुरे परिणाम थे उस पर कभी चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा 50 दिन दे दो मेरे को, लेकिन उन्होंने 50 दिन के बजाय 5 साल और 10 साल निकाल दिए, लेकिन उस नोटबंदी के ऊपर कभी चर्चा नहीं की। न ये बताया कि नोटबंदी से कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, और क्या क्या झेलना पड़ा, कभी नहीं बताया, और कभी बताएंगे भी नहीं। इसी तरह से कोविड में आज बड़ा कह रहे हैं कि हमने कोविड को बहुत अच्छे से संभाला, लेकिन सब लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी थी, लोग ऑक्सीजन की वजह से कई लोग मारे गए। गंगा में लाशें तैरती मिली, गंगा के किनारे नदी, वहाँ रेत में दफनाई लोगों ने अपने परिजनों को, और इतनी बुरी हालत उस समय हुई और कोई देखने वाला नहीं था। हजारों किलोमीटर पैदल चल कर के लोग बम्बई से और पता नहीं कहाँ कहाँ से, मद्रास, तमिलनाडु से और आंध्रा से और मध्य प्रदेश से और बिहार और यूपी और गए, और वाइसा वर्सा। यूपी बिहार से जो लोग काम करते थे और राजस्थान के थे, वो राजस्थान में आए, पैदल पैदल आए, और उनके लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। जबकि उनको चाहिए था कि लॉकडाउन करने के पहले 5 दिन अगर वो लोगों को 5 दिन पहले बता देते और स्पेशल ट्रेनें चला करके उन लोगों को अपने अपने घर पहुंचा देते, तो ये हालत नहीं होती। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर चर्चा की जा सकती है, लेकिन आज चर्चा का विषय ये है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, और ये सरकार कितनी स्थायी होगी, इसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। क्योंकि नरेंद्र मोदी को
गठबंधन की सरकार चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और उसके अलावा उनको अपनी तरह से सरकार चलाने का है, और वो किसी की बात को सुनना और उसके अनुसार चलना बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन अब चलना पड़ेगा। और 2-3 कंट्रोडक्शन और है इसमें। चंद्रबाबू नायडू ने जो शर्त रखी है और नीतीश कुमार ने जो शर्तें रखी है, उसको मानना किसी भी सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे कोई और सरकार हो। उन दोनों ने अपने स्टेट के लिए विशेष दर्जा मांगा है, बिहार के लिए विशेष दर्जा, आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जा। अच्छा, दोनों की मांग नई नहीं है। जब बिहार को तोड़ करके झारखंड बनाया था, तब भी कहा था कि हम स्पेशल स्टेटस देंगे बिहार को, और स्पेशल फाइनेंस भी देंगे। एक पूरा ये कहा था, क्योंकि सारे जो संसाधन थे वो झारखंड में चले गए, बिहार के पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद भूखा नंगा बिहार है, वहाँ कोई इंडस्ट्री भी नहीं है, सिर्फ खेती पर आधारित है। इसलिए वो ज़रूरी है वहाँ पर कि, लेकिन जब बिहार में नरेंद्र मोदी गए और उन्होंने कहा कि स्टेटस देंगे और स्पेशल पैकेज देने की बात कही, तो बहुत ही मतलब नीलामी लगा करके, जैसे 50 करोड़ लाख 50 लाख इस तरह से जो है जैसे नीलामी लगाते हैं, वैसे बोल बोल के पब्लिक मीटिंग में कहा था 1,25 करोड़ पर 1,25 करोड़ हज़ार का जो है मैंने स्पेशल पैकेज, लेकिन एक भी पैसा नहीं दिया। और स्पेशल स्टेटस तो आज तक नहीं दिया। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं भाई हमारे स्पेशल पैकेज दो, और हमारे को जो है स्पेशल पैकेज दो और इससे स्पेशल स्टेटस दो। और ये बात आंध्रा में, जब आंध्रा से तेलंगाना बना, तब भी आंध्र प्रदेश को ये कहा था कि भाई आपको स्पेशल पैकेज देंगे और स्पेशल स्टेटस देंगे, और उसमें लेकिन उस समय वो भी नहीं हुआ। दोनों को न तो स्पेशल स्टेटस दिया और न स्पेशल पैकेज दिया, और दोनों 10 साल हो गए, 10 साल में किसी ने कुछ नहीं दिया। तो दोनों की डिमांड बहुत जायज़ है, और उन दोनों स्टेट के सर्वाइवल के लिए भी ये दोनों डिमांड जायज़ है। तो इसके ऊपर नरेंद्र मोदी को फैसला करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि नायडू ने लोकसभा का अध्यक्ष पद मांगा है और फाइनेंस मिनिस्ट्री मांगी है, और फाइनेंस, और नीतीश कुमार ने होम मिनिस्ट्री मांगी है। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री अगर सहयोगी दलों को दे देंगे तो भाजपा तो निहत्ती हो जाएगी, बिल्कुल कुछ भी काम उनके पास ऐसा नहीं रहेगा कि जिससे सारे देश को वो अपने तरह से कंट्रोल कर सकें, क्योंकि होम मिनिस्टर सारे ब्यूरोक्रेसी को, पूरे देश की ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करता है। और अगर होम मिनिस्टर नीतीश कुमार की पार्टी को दे दिया तो वो कैसे कंट्रोल करेंगे। ऐसी तरह से फाइनेंस से भी पूरे देश को फाइनेंशियल कंडीशन कंट्रोल की जाती है। अगर वो नायडू के किसी आदमी को दे दिया तो वो कैसे कंट्रोल करेंगे। जैसे अभी भी ममता बनर्जी कह रही है हमारा को जो है हमारा जो पैसा ड्यू है वो नहीं दे रही है सरकार काफ़ी लंबे टाइम से। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। देखना पड़ेगा कि ये कैसे इन सारी चीज़ों पर ओवरकम करते हैं। एक और बात इसमें यह है कि बजट सेशन जो शुरू होगा, और इस बार वो 2014 और 2019 का विपक्ष नहीं है,
इस बार बहुत ही मजबूत विपक्ष है और उन्होंने इरादतन तय किया है कि हम विपक्ष में रहेंगे। हमारी सरकार नहीं बन सकती है, हम जोड़ तोड़ की कोई कोशिश नहीं करेंगे और विपक्ष में ही रहेंगे और इस सरकार को झुकाएंगे। तो इस सारी हालत में बजट सेशन बहुत महत्वपूर्ण होगा। दूसरा ये है कि महाराष्ट्र के चुनाव है 4 महीने बाद अक्टूबर में, उसके पहले इनको कश्मीर में चुनाव कराने ज़रूरी हैं, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि सितंबर के पहले या सितंबर के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए कश्मीर के अंदर। 5 साल से कश्मीर में चुनाव नहीं हुए हैं, धारा 370 हटाने के बाद भी नहीं हुए हैं। तो हटी नहीं है 370, तो खैर ये कह रहे हैं कि हट गई है, लेकिन 370 हटी नहीं है। और बीजेपी की हालत ये है कि तीनों सीटों पर घाटी की चुनाव नहीं लड़ा। तो ऐसी कंडीशन में कश्मीर भी इनके हाथ से निकलेगा और महाराष्ट्र भी, चूँकि अभी ये जो महाविकास अघाड़ी जो बना है वो बहुत अच्छी सीटें जीत के लाया है। 14 सीटें कांग्रेस की, 9 सीटें उद्धव ठाकरे की, 8 सीटें पवार की। तो ऐसे में महाराष्ट्र का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में जो टूट के गए हैं शरद पवार से और उद्धव ठाकरे से, वो एमएलए और एमपी भी ये सोचने में पड़ गए हैं कि अब अगर हम बीजेपी के साथ रहे तो हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य अधर में है। इसलिए वो शिंदे को छोड़ करके वापस उद्धव ठाकरे के साथ आना चाहते हैं। और अजीत पवार तो की एक ही सीट आई है तो वो वैसे ही कमज़ोर हो गए, तो उनके भी एमएलए वापस शरद पवार के साथ आना चाहते हैं। अब देखना होगा कि क्योंकि चुनाव है 4 महीने बाद, तो ये लोग उनको आपस में लेते हैं या नहीं लेते हैं। और नहीं लेंगे और नए लोगों को ला करके खड़ा करेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे परिणाम आएंगे और ये धोखेबाजी जो है वो कम होगी। तो मैं इस आशा के साथ कि ये सरकार जो आजकल में 2-3 दिन में बनने वाली है वो अच्छे से चलेगी। और अब मुझे लगता है जनता के हित में ज़्यादा फैसले होंगे। डीजल और पेट्रोल के भाव भी कम हो सकते हैं और महंगाई भी कम हो सकती है, क्योंकि अब दबाव है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। और आप सबसे ये अपील फिर करता हूं, जैसा कि हर बार कर रहा हूं, कि आप इस हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों को फॉरवर्ड कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।